नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल नेशनल ट्यूटोरियल बुधवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने टेट सीरीज के दूसरे वीडियो को लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ। इसके पहले हम लोगों ने 19 प्रश्नों का विश्लेषण देखा था और उसकी मैंने कोशिश की थी कि क्यों वही उत्तर सही है, इसके बारे में मैंने आपको तथ्यात्मक जानकारी दी थी। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि धीरे धीरे सारे वीडियो मैं आपको डालूंगा और अब जल्दी वीडियो आएंगे। जैसे कि पहले लिखने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो मैंने इसका एक वर्जन लिया है कि मैं PDF से ही आप लोगों को इसका हल उपलब्ध कराता रहूँगा। तो ठीक है, आइए आज हम लोग 20वां प्रश्न इसका देखते हैं कि 20वां प्रश्न क्या है और इसका हल क्या हो सकता है। यह दिया कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी जो शिक्षण की खेल पद्धति है वह किस पर आधारित है। विकल्पों को हम लोग देखें तो पहला शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, दूसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, तीसरा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर और चौथा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इसमें विकल्प बी सही है कि जो भी निचली कक्षाओं की शिक्षण पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं वह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही अपनाई जाती हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्यों, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है मूल रूप से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि निचली कक्षा के जो बच्चे होते हैं प्रायः बाल्यावस्था में होते हैं और बाल्यावस्था में बच्चों की रुचि खेलने में ज़्यादा होती है। इसीलिए निचली कक्षा में शिक्षण के खेल पद्धति को ही हमेशा से वरीयता दी जाती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ही कि इसका बी सॉल्यूशन सही होगा। ठीक है, 21वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। फिर से एक बार मैं प्रश्न दोहरा रहा हूं कि एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। तो पहला विकल्प है सीखने का प्रभाव, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम और सीखने का सादृश्यता नियम। तो आपका विकल्प डी सही है इसमें कि यह सिद्धांत सीखने के सादृश्यता के नियम से रिलेटेड है। सीखने का सादृश्यता के नियम के अनुसार आप जान लें अच्छी तरीके से कि एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति में एवं समस्या के साथ की थी। यानी कि जैसा कि उसने अपनी किसी समस्या का निराकरण पहले कर दिया है, अगर उसे ही समस्या दूसरी बार दिखाई देती है तो निश्चित रूप से वह सादृश्यता के नियम का पालन करते हुए पुनः उस चीज़ को क्या करेगा, दोहरा देगा। ठीक है, आइए 22वां प्रश्न देखें। खाली स्थान है और लिखा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यानी आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों में क्या क्या गुण होते हैं, इसका आप ध्यान रखते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ हम ध्यान दें तो दिया है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, अर्थात यह प्रतिभाशाली बालकों का लक्षण नहीं है। तो पहला विकल्प है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मक विकास। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें से प्रतिभाशाली होने का जो संकेत नहीं है वो है इसमें दूसरों के साथ झगड़ा करना। बाकी 3 लक्षण हैं, ये ध्यान रखिएगा कि एक प्रतिभाशाली बच्चे में अभिव्यक्ति में नवीनता दिखाई देती है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है, जिज्ञासा दिखाई देती है और नई नई चीज़ें करने का उनका विचार आता है, तो उसमें सृजनात्मकता भी आपको दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, लेकिन एक प्रतिभाशाली बच्चे में दूसरों के साथ झगड़ना कतई इसका संकेत नहीं हो सकता। इसलिए 22 नंबर का जो सवाल है इसका उत्तर है दूसरों के साथ झगड़ना, यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आइए हम लोग अब 23वें प्रश्न को देखें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
ध्यान दीजिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कहाँ? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा उनकी शिक्षा होनी चाहिए, विशेष विद्यालयों में होना चाहिए, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा होना चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, जिसे NCF 2005 भी कहते हैं, उसमें समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक समावेशी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करने की बात कही गई है। तो उस आधार पर कहा जा सकता है कि हमारा जो विकल्प डी है ना, ये विकल्प डी सही है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये आप अच्छी तरीके से जानना, ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 24 देखते हैं कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, इसके बाद खाली स्थान है, के प्रति सचेत होना चाहिए, ठीक है। अब विकल्प देखते हैं। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है कि आकलन को उपयोगी और रोचक कैसे बनाया जाए, इसके लिए है। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो हमारा विकल्प बी है, विकल्प बी जो है उभर करके सामने आता है, क्योंकि विविध तरीकों का प्रयोग उनके साथ किया जा सकता है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आकलन के लिए हमेशा से शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा विविध तरीकों का ही प्रयोग होता रहता है, इसलिए आप विकल्प बी को सही माने यहाँ पर, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि डिसलेक्सिया जो है, अच्छा पहले विकल्प देख लेते हैं। गणितीय विकास से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकास से या मानसिक विकास से। तो इसमें विकल्प बी आपका सही होगा कि यह एक प्रकार का पठन विकार होता है। डिसलेक्सिया में बच्चा अक्षरों की ठीक से पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण से उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। अर्थात वह अक्षरों की बनावट को जब ध्यान से देखता है तो उसे कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है और लिखा कुछ और होता है, पढ़ता वो कुछ और है, ठीक है। तो यह पठन संबंधी विकार है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, पठन विकार हो जाएगा। और डिसलेक्सिया मित्रों पिछले कई सारी परीक्षाओं में इसे पूछा गया है, और इसी बीमारी पर आधारित एक फिल्म आई थी आमिर खान की, तारे ज़मीन पर, जिस पर डिसलेक्सिया के बारे में एक डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे को उसमें दिखाया गया था, ठीक है। तो चाहें तो आप फिल्म से भी जोड़ करके इस चीज़ को याद रखते हैं हम। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है। आइए 26वां प्रश्न हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को, यहाँ खाली स्थान है, क्या भूमिका निभानी चाहिए। तो मैं आपको विकल्प पहले बता दूं। पहला है अग्रोन्मुखी, दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण, तीसरा है तटस्थ और चौथा है नकारात्मक, ठीक है। अब देखिए, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में हम देखें तो माता पिता को सदैव अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा सहानुभूति दिखाते हैं, वो बदमाशी करता है फिर भी आप पीटते नहीं हैं, या उसको डांटते फटकारते नहीं हैं, या तटस्थ रहते हैं, न उसको प्रोत्साहन देते हैं न तो डांटते हैं, या फिर खाली पीटते रहते हैं, इन सभी से उसके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
इसलिए एक माता पिता पेरेंट्स को हमेशा अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए विकास कभी जब नहीं समाप्त होगा तो वह निरंतर चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा विकल्प यहाँ पहले ही सही हो जाएगा कि यह निरंतरता का सिद्धांत है। बाकी एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत और अंतः संबंध से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 28वां प्रश्न है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। आया है पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो मैं आपको यहाँ सीधे सीधे बता देना चाहता हूँ कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने, या यहाँ जो सिद्धांतवादी लिखा है मित्रों, तो आप यहाँ कह सकते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। हमेशा ये आप ध्यान रखेंगे कि गेस्टाल्टवादियों ने ही सीखने की अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। अब आइए 29वें नंबर के प्रश्न पर हम लोग ध्यान दें। 29वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। पहला विकल्प है प्रौढ़ावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, सी बाल्यावस्था और डी जो है किशोरावस्था। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर प्रश्नों पर विचार करें तो इसमें समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो विकल्प डी इसमें सही है, वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं और हर तरह से भागीदारी करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी किशोर हैं वह सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपने देखा होगा जितना दुर्गा पूजा हुआ या लक्ष्मी पूजा के कार्यक्रम होते रहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसी भी कार्यक्रम में सामाजिक तौर पर अगर देख लिया जाए शादी विवाह में, तो किशोर जो होते हैं ना, किशोर वो बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका एक सक्रिय सदस्य के तौर पर निभाते रहते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, लेकिन पूछा कई बार घुमा के है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है और आप लोग अच्छे से अगर इसको समझेंगे तो आपको गलत होने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। 30वां प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ठीक है, किसके द्वारा? तो आप विकल्पों पर गौर करें, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा। तो अब हम यहाँ ध्यान दें कि बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं दी थीं वो यहाँ पर दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे ने दिया था। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको और डिटेल दे दूं। उन्होंने 0 से 2 वर्ष को संवेदी गामक काल कहा था, 2 से 7 वर्ष को पूर्व संक्रिया काल कहा था, 7 से 11 वर्ष को मूर्त संक्रिया काल कहा था और 11 से 15 वर्ष को औपचारिक संक्रिया काल कहा था। यही उनकी 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूं और आप बार बार इसको सुन लें कि जो विशिष्ट 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं, पहला है संवेदी गामक काल जो 0 से 2 वर्ष बताया, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष बताया, मूर्त संक्रिया काल 7 से 11 वर्ष बताया और औपचारिक संक्रिया काल 11 से 15 वर्ष बताया। ठीक है, अब देखिए 30 प्रश्न तो आपके मनोविज्ञान के पूरे हो गए हैं। अब इसमें हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी भाषा के शिक्षण से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी शिक्षण जो प्रविधियां आपने भाषा की बीएड के स्तर पे पढ़ी होंगी, भाग 2 हिंदी भाषा के प्रश्नों का भी हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे कि यह हिंदी भाषा जो हिंदी के मूल प्रश्न पूछे जाते हैं वो नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदी भाषा पढ़ाने का जो मनोवैज्ञानिक तरीका है उस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 31 जो है वो ये कह रहा है
कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। अब 4 विकल्प आपके सामने यहाँ है। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। अब देखिए, यदि हम बच्चों को एक से अधिक भाषाओं को पढ़ाते हैं तो एक जान लीजिए कि एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग है ना, वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चूंकि बात संज्ञानात्मक विकास की आ गई तो विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 से देखें हम कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय किन बातों का ध्यान देना है। ये लिखा तो नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें भी विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ देखेंगे दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय किन बातों का ध्यान देना। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ सीधे सीधे बता दूं पहले विश्लेषण कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह आवश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाए। वो देख तो सकते नहीं। अब ऐसे में अगर आप वीडियो उसको दिखाएंगे तो क्या महसूस करेगा बेचारा? तो जाहिर सी बात है कि वो सुन के करेगा, यानी जिस प्रश्न का उसको व्याख्या जितना बेहतर हो सके मौखिक रूप से दिया जाना चाहिए। तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं ना, भाषा सिखाते समय आवश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि वे अपनी श्रवणेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग कर अधिगम प्राप्त कर सकें। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प डी सही है, यह बिल्कुल सही है कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 33। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर है तो जब प्राथमिक स्तर है तो अब आप ध्यान में रख लें कि प्राथमिक स्तर में बच्चे का भाषाई ज्ञान क्या होता होगा। वो मदर टंग ज़्यादा समझेगा कि विदेशी भाषा समझेगा। लेकिन आइए हम लोग पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प कह रहा है कि विदेशी साहित्य की रचनाएं, ध्यान दीजिएगा कि पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान देना। विदेशी साहित्य की रचनाएं ऐसी रचनाएं जो बच्चों को परिवेश से जुड़ी हों, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, केवल कहानियाँ अथवा कविताएं हों। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं का स्थान देना चाहिए जो बच्चों के आसपास और परिवेश से जुड़ा हो, साथ ही जिसमें भाषागत पृथक अभिव्यक्तियां भी क्या हों, मौजूद हों। तो मित्रों, इस स्तर पर हम यहाँ विकल्प बी को सही मानेंगे कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं दिखाई जाती हों। तो ऐसे हम इनको देखेंगे। ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर चूँकि बच्चा हर कुछ सीख रहा होता है तो उसको हर चीज़ सिखाई जानी चाहिए। अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषी है तो हिंदी भी सीखेगा। अगर अदर राज्यों में देखें तो हिंदी भी सीखते हैं, कन्नड़, तमिल, उड़िया आदि भी सीखते हैं, अंग्रेजी भी सीखते हैं। तो ये होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो मैंने आपको कहा विदेशी साहित्य की अभी शुरुआती ज़रूरत तो होती नहीं प्राथमिक स्तर में, यह तो उच्च स्तर पे होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं सभी प्रश्नों का सभी विकल्पों का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ मित्रों ने मुझे सलाह दिया कि आप केवल विकल्प को बताइए जिससे कम समय में अधिक प्रश्नों को टच कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग पिछले 1 घंटे के वीडियो में केवल 19 प्रश्न टच कर पाए थे, इसीलिए हम जो है सीधे प्रश्नों के उत्तर को ही विश्लेषित कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हर विकल्प का विश्लेषण होना चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में फिर से हम लोग पुराने पैटर्न पर काम करें। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का
सबसे उचित तरीका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, बच्चों के भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका क्या है? पहला विकल्प, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब देखिए, भाषा क्षमता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका होता है, छोटे बच्चे बहुत बेहतर परिभाषा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी वो समझ रहे होते हैं, समझा कहाँ से पाएंगे वो। इसलिए उचित है, आपने छोटे बच्चों की किताबों में ध्यान भी दिया होगा कि कुछ चित्र उनको दिखा दिए जाते हैं, कहते हैं कि कहानी लिखिए, या शब्द दे दिए जाएं उनको और कहीं इनको मिला के कोई कहानी आप रचिए, तो कुछ न कुछ टूटी फूटी चीज़ें वो रच ही लेते हैं। इस आधार पे आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। विकल्प ए, यानी जिसमें बादल, आसमान, चिड़िए, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, अगर उनको कहा जाए कोई कहानी लेखन कराया जाए तो वो बेहतर ढंग से कर पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि निर्दिष्ट जो विकल्प हैं, बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है कि उन्हें बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए कहानी लेखन कराया जाना चाहिए। 35वां प्रश्न देखिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ठीक है, आइए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास कराया जाना चाहिए। ठीक है, अपने अनुभवों का वर्णन करें, बातचीत करें या संवाद अदायगी। तो इसमें सबसे कम प्रभावी तरीका जो माना गया है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए, जो सबसे कम प्रभावी तरीका है, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बच्चे की नहीं, ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना जो है सबसे कम प्रभावी तरीका माना गया है। ठीक है, जबकि अपने अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना उनके मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में क्या है? सहायक है। ठीक है, तो ये जो विकल्प ये है हमारा, ये इस प्रश्न के हिसाब से सही है। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे होते, ध्यान रखिएगा, और जो प्रौढ़ बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, अब ये प्रक्रिया सही मानी जाएगी कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास उनको कराया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग प्राइमरी स्तर के बच्चों के मनोविज्ञान को यहाँ समझ रहे हैं, भाषा आपको पढ़ानी है, हिंदी भाषा, तो इसलिए इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, द्वितीय भाषा, तो हम यहां देखेंगे विकल्प इनका। पहला विकल्प है कि विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। बी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। हिंदी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और डी है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। अब आइए हम सीधे सीधे विकल्प हम लोगों ने देखा है, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें जो विकल्प बी सही दिया गया है, विकल्प बी, कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना चाहिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों के आधार पर ही कहा जा रहा है ये कि दिए गए विकल्पों में हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास एवं बोलने के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण से तात्पर्य हमेशा मातृभाषा के अलावा जो दूसरी भाषा होती है उसका उद्देश्य होता है, ये आप ध्यान में रखिए। आइए हम लोग 37 नंबर प्रश्न की चर्चा करें कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषा सीखने के लिए
तो जो विकल्प है अगर उस पर विचार करें तो एक विकल्प कह रहा कि भाषा के व्याकरणीय नियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है। सी भाषा की पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है। डी समृद्ध भाषिक वातावरण महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा समृद्ध शब्द आ गया, इस पर आप ध्यान देंगे। आप समझ गए होंगे कि विकल्प डी सही है क्योंकि मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। तो यह समृद्ध भाषिक वातावरण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको जल्दी से एक उदाहरण दे दूं कि मान लीजिए आप अंग्रेजी स्पीकिंग सीख के आए हैं घर पर, दिल्ली से सीख के आप घर चले आए, गांव के माहौल में कोई आपके साथ अंग्रेजी बोलने वाला नहीं मिल रहा है। अब अगर आप किसी से बोलेंगे नहीं तो धीरे धीरे आप खुद ही भूल जाएंगे बोलना, वो जो फ्लुएंसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे अवलोकन व अनुकरण द्वारा बेहतर सीखते हैं। अतः जब समृद्ध भाषिक वातावरण होगा तो वे भाषा को अनुकरण द्वारा बेहतर से सीख पाएंगे। इसीलिए देखिए इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जल्दी अंग्रेजी सिखाने के लिए वहाँ एक नियम लागू कर दिया था कि कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा, चाहे टीचर हों, चाहे छात्र हों या वहाँ आने वाला कोई व्यक्ति हो, क्योंकि वो बाध्य किए जाते हैं, उनको परिवेश दिया जाता है, वही